हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था। हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी यूनिट 2 चल रही है। तो यूनिट 2 का आपका पार्ट 2 है। तो पहला टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर स्पेशल स्टेट फंक्शंस। तो ये कैसे होते हैं? स्पेशल स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, विच आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो आपका नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसकी डायरेक्शन क्या है वो प्रिडिक्ट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपके 4 होते हैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स। कौन कौन से होते हैं? इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंबल होता है यू, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या फिर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी बोल सकते हो आप, इसका सिंबल होता है एफ़, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंथैल्पी, उसका सिंबल होता है एच। एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका सिंबल होता है जी। उसके बाद आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यू का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फंडामेंटल रिलेशंस वगैरह। एंड जो टेबल बनी हुई है उसमें आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एफ इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी एंड जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। एच की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हो, यू प्लस पी वी माइनस टी एस हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें नेचुरल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स सेम होते हैं। नेचुरल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स आपके एक पोटेंशियल के सेम होंगे, ठीक है। फिर ये यूज़फुल किस लिए हैं? तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यूज़फुल है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जिसमें हीट आपका 0 होता है, वर्क आपका 0 होता है। देन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आपकी यूज़फुल है क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसके बाद एंथैल्पी के लिए लिखा हुआ है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड आएंगे तो आपके में लंबी चौड़ी थ्योरी तो आएगी नहीं, आपको नॉर्मल लिखना होगा कि बेसिकली आपको इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप उसको टिक कर पाओ, ठीक है। तो एंथैल्पी अगर पूछता है, एंथैल्पी किस लिए यूज़फुल है? तो फ्लो प्रोसेसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर। एंड गिव्स फ्री एनर्जी मोस्ट केमिकल रिएक्शंस या मोस्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़फुल है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है। फिर फंडामेंटल रिलेशंस लिखे हुए हैं, तो इन्हें एक बार आप याद कर लेना। एंड इसमें नेचुरल वेरिएबल्स बताए हुए हैं, जो ऊपर थे वही नीचे बताए हुए हैं। उस हिसाब से यहाँ पे देखो, मैं अगर याद करने की टेक्निक बताऊँ आपको, तो लाइक इंटरनल एनर्जी के लिए पढ़ रहे हो आप, तो क्या लिखोगे? डी यू लिखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद नेचुरल वेरिएबल्स क्या है? इसमें एस और वी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डी एस लिखना है और डी वी लिखना है। ऐसी नीचे वाला देखो, हेल्महोल्ट्ज़ के लिए आपका नेचुरल वेरिएबल है टी और वी, तो आपको डी टी लिखना है और डी वी लिखना है। बाकी सब आप अपने आप याद कर लेना, ये थोड़ी सी टेक्निक है, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की बात करो आप, तो ये नीचे कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। जिसकी जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो चीज़ लिखोगे आप, कांस्टेंट वेरिएबल्स जो पढ़े थे आपने, ठीक है। ये ब्रैकेट में कंडीशन है। एंड डी यू भी लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड डी एफ भी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसे ही सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इंटरनल एनर्जी को आप यू से डिनोट करते हो और ये टोटल एनर्जी है सिस्टम की। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की बात करते हैं, तो ये मैक्सिमम यूज़फुल वर्क ऑब्टेनेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो ऊपर लिखा था यूज़फुल वाली चीज़ वही लिखी हुई है, मैक्सिमम यूज़फुल वर्क ऑब्टेनेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर मैक्सिमम यूज़फुल वर्क ऑब्टेन होता है। एंथैल्पी के लिए हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के लिए मैक्सिमम यूज़फुल वर्क, जो कि नॉन एक्सपेंशन वाला है, ऑब्टेन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। फिर पूरी समरी बताई हुई है एक बार। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होता है तो उसमें आपका कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका नोट, एट इक्विलिब्रियम द थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल इज मिनिमम। इक्विलिब्रियम पर जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा कम होता है या फिर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैक्सवेल रिलेशंस बताए हुए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में 4 इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, जिन्हें मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रिलेशंस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से डिराइव होते हैं। जो आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पढ़े थे आपने पीछे, ठीक है, उसी से डिराइव होते हैं ये। तो आपके कौन कौन से पोटेंशियल्स होते हैं? यू, एच, एफ एंड जी, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन बनता है वो इस तरह से बनता है, लाइक आपका फर्स्ट फॉर्मूला था डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप डेल टी अपॉन डेल वी, ठीक है। कांस्टेंट लिखोगे एस, ठीक है, क्योंकि डी एस है तो आप कांस्टेंट एस लिखोगे। एंड आपको पहले ही बता चुके थे एस और वी क्या होता है? कांस्टेंट होता है इंटरनल एनर्जी के केस में। उसके बाद लिखोगे इक्वल्स टू लगा के, माइनस साइन है, माइनस पी डी वी, तो माइनस लगाओगे। एंड फिर आप लिखोगे डेल पी अपॉन डेल एस, और फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वी लिखोगे। तो इसको एक बार आप याद करने का तरीका देखो। जब आप वी लिखोगे नीचे,
ठीक है, तो आपका एस बाहर आएगा। और जब आप अगले वाले साइड एस लिखोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना। फिर उसके बाद अगर आप एंथैल्पी की बात करोगे तो आपका फॉर्मूला होता है DH इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। ठीक है, तो आप फिर क्या लिखोगे, डेल टी लिखोगे। पहला टर्म आपका क्या है, TDS है, तो डेल टी लिखोगे। DS है, इसका मतलब एस आपका बाहर आएगा कांस्टेंट, और बचेगा क्या आपका, अगली वाली टर्म में DP है, इसलिए P को अंदर लिखोगे, डेल P। फिर इक्वल साइन लगाओगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट प्लस VDP है तो लिखोगे डेल V। फिर अपॉन में आप क्या लिखोगे, अपॉन में आप लिखोगे डेल S। ठीक है, क्योंकि उधर PS आ गया तो इधर क्या आएगा, SP आएगा। एक बाहर आता है, बाहर वाला क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाला आपका नेचुरल वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ के लिए ऐसी सेम लिखनी है कंडीशन आपको, ऐसी सेम कंडीशन आपको गिब्स फ्री एनर्जी के लिए लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये 4 रिलेशंस लिखने का तरीका भी बताया हुआ है नीचे कि याद करने के तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। तो अपोजिट साइड माइनस है, एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बोलते हैं, जो याद करने की टेक्निक होती है, स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, P लिखा है, V लिखा है, फिर S लिखा है, और फिर क्या लिखा है, T लिखा है। आप इन सब पे ध्यान मत दो, जो मैंने बताया था वो तरीका बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैक्सवेल रिलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होता है। तो ये जो रिलेशंस हैं आपकी, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होते हैं, उसके अलावा इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होते। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करते हैं। जो आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एंड इनडायरेक्ट कैलकुलेशन में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कैलकुलेशन में यूज़फुल होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फंडामेंटल रिलेशन याद रखना है, जो मैंने आपको अभी पहले वाले पेज से बताए थे। ठीक है, उन्हीं से आपका मैक्सवेल रिलेशन बनेगा। देखो मैं एक बार और बता रही हूँ कैसे बनेगा। आपका है TDS। ठीक है, तो आप लिखोगे डेल T, और DS है, इसका मतलब S आपका बाहर आएगा। अगले वाले में DV है, ठीक है, तो V आपका अंदर आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर अगले वाले के लिए अपोजिट हो जाएगा, कैसे, माइनस साइन है तो माइनस लगाओगे। P है ना आपका, PDV, तो आप क्या लिखोगे, डेल P। फिर आपका S क्या होगा, इस बार बाहर चला जाएगा, सॉरी इस बार आपका S अंदर आ जाएगा, और V आपका बाहर चला जाएगा कांस्टेंट में, तो डेल P अपॉन डेल S, फिर ब्रैकेट लगा के V। इसी तरह से सारे आपको डिराइव करने हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। सो जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या बोलते हैं कि जब रियल गैस को पास कराया जाता है किसी पोरस प्लग से, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो रियल गैस को आप पास करा रहे हो एक पोरस से, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में आप भेज रहे हो, लेकिन इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे, विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क एंड विदाउट हीट एक्सचेंज, एंड हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एंड जब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज होता है तो इसी इफेक्ट को आप क्या बोलते हो और जब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज होता है तो इसी इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हो। तो इसमें कंडीशन क्या लगी, आपका एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो DW इक्वल्स टू 0, एंड आपका हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब DQ इक्वल्स टू 0, एंड प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, यही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट। सो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आप लिखोगे म्यू लगाकर JT, जूल थॉमसन, एंड म्यू होता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड इन अ गैस। गैस में जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है जब उसे हम पास करा रहे हैं पोरस प्लग से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के रीजन में। ठीक है, और क्या चीज़ें कंडीशंस हैं, नो एक्सटर्नल वर्क इज़ डन, नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ठीक है, DW एंड DQ को आपको 0 रखना है। तो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा डेल T अपॉन डेल P एंड कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लिखी हुई है कंडीशन। उसके बाद इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन पास्कल इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में है और प्रेशर पास्कल में है, तो पास्कल इनवर्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज़, जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो उन क्वांटिटीज़ में लिखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/CP कॉन्स्टेंट प्रेशर T डेल V अपॉन डेल T P। ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, -V। तो CP क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है, एंड V आपका वॉल्यूम है। उसके बाद नेचर बताया हुआ है जूल थॉमसन इफेक्ट का कि गैस कूल कब होगी, गैस हीट कब होगी। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से म्यू की वैल्यू बताई हुई है, एंड टेम्परेचर में कब चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर सेम होगा तो म्यू 0, जब टेम्परेचर सेम होगा तो म्यू 0 होगा, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो ये नेचर बताया हुआ है। द इन्वर्जन टेम्परेचर, जैसे आप क्या बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर TI, वो टेम्परेचर है जहाँ पे म्यू 0 होता है गिवन प्रेशर पे।
ठीक है। जब आप प्रेशर देते हो हाई प्रेशर से लो रीजन में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ही तो आप उसी रीजन में तो भेज रहे हो गैस को। तो इसी प्रेशर पे, गिवन प्रेशर पे इन्वर्जन टेम्परेचर कब आएगा? वो टेम्परेचर है जब आपका म्यूजेटी 0, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि ये सिर्फ रियल गैसेस शो करती हैं, आइडियल गैसेस शो नहीं करती हैं। एंड हाई टेम्परेचर्स पर क्या कंडीशन होती है? बिलो लो टेम्परेचर, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या कंडीशन है, ठीक है। एंड जो म्यू की वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर। एंड फिर उसकी एप्लीकेशंस लिखी हैं कि ये लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए काम आता है, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो करने के लिए। यूज़ इन लिंडेज प्रोसेस फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, एयर के लिक्विफेक्शन के लिए भी यूज़ होता है लिंडेज प्रोसेस में। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर का प्रोडक्शन करने के लिए भी। उसके बाद आपकी समरी लिखी हुई है एक टाइप से शॉर्ट में कि एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, रियल गैस के लिए होता है ये सिर्फ अवेलेबल, तो ही रियल गैस के लिए रियल गैस शो करती हैं, सिर्फ रियल गैस ही शो करती हैं, ठीक है। कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और थ्रॉटलिंग क्या कर रहे हो आप? थ्रॉटलिंग कर रहे हो, मतलब कि गैस को हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन में भेज रहे हो। एंड ड्यू टू जूल थॉमसन इफेक्ट, इसी को आप जूल थॉमसन इफेक्ट कह रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बात है नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब आपका टॉपिक है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस होने की कंडीशन। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तभी पॉसिबल होता है, मतलब तभी फिजिबल होता है जब एंट्रोपी प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या है? तो अगर आपकी एंट्रोपी है डेल एस, टोटल एंट्रोपी, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बनी है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप यूनिवर्स की बात करो तो उसमें सिस्टम है और सराउंडिंग है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। इस चीज़ को मैंने आपको यूनिट 1 में समझाया था, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसे विजिट कीजिए। एंड कंडीशंस क्या है यहाँ पे? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 से ज़्यादा होता है, मतलब प्रोसेस नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एंट्रोपी बढ़ रही है। एंड अगर आप बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस में तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन होती है? आइडियल होती है, जिसमें परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है। एंड इम्पॉसिबल प्रोसेस, मतलब जिसमें एंट्रोपी 0 से कम हो। एंट्रोपी 0 से कम नहीं होती, इसलिए ऐसा प्रोसेस कभी भी नहीं होता है। उसके बाद कंक्लूजन की अगर आप बात करो तो किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की ये कंडीशन होती है, तभी आपका सिस्टम की फिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, प्रीवियस वीडियो में भी बता दी थी कि एंट्रोपी की कंडीशन क्या होती है। अब आपका टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब कि एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, ठीक है। और जिनको आप नेक्ड आइज की फॉर्म जिसको आप नेक्ड आइज से देख सको उसे क्या बोलोगे आप? मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कैसा है? वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। जब सिस्टम में चेंज होता रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं कर पाएगा, है ना। जब सिस्टम में चेंज नहीं होगा तो सिस्टम में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। एंट्रोपी की कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम के लिए? कि आपका जो टोटल एंट्रोपी है, जो आपका टोटल एंट्रोपी है वो 0 होती है, मतलब एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। अब आपके इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं? लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें प्रेशर सेम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें केमिकल पोटेंशियल सेम होता है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, केमिकल पोटेंशियल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? बिगड़ना किसी भी चीज़ का, रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस नहीं होगी तभी तो वो 0 है, 0 रैंडमनेस है अगर, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसमें एंट्रोपी चेंज ना हो, ठीक है, मतलब कि बिगड़े ना। तो एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम का मतलब है नो नेट फ्लो ऑफ हीट, हीट का नेट फ्लो ना हो, अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तभी माना जाएगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो सिस्टम बैलेंस्ड, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन चेंज, केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है आपका क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये एक टॉपिक क्या कहता है? ऐसी इक्वेशन जो रिलेशन देती है प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच ऑफ 2 फेजेस। अब फेजेस तो आपको पता होंगे, लाइक लिक्विड है, गैस है, ठीक है,
सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब आपके क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। तो कोई भी आप दो फेज़ ले लो, ठीक है, लाइक आपने लिक्विड और गैस ले लिया, तो दो फेजेस के बीच जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा उसमें जो इक्वेशन आती है उनके रिलेशन से, तो उसे ही आप बोलते हो क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है, इसकी डेरिवेशन आपको समझने की नीड नहीं है। बाकी जैसे इसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपने दो फेजेस लिए, लिक्विड एंड वेपर फेज, ये आपस में किस में, इक्विलिब्रियम में है। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा, जिससे इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे। एल आपका क्या होता है, यहाँ पे लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट मास। टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है एंड पी आपका प्रेशर होता है। तो क्लॉजियस के अकॉर्डिंग ये आपकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है, जिसको आपको देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ सकते हो। 1 और 2 से जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, क्या आया है, dp/dt इक्वल्स टू L/Tv। L क्या है, आपका लेटेंट हीट है, T आपका टेम्परेचर है एंड V आपका वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद V आप कैसे बोलोगे, V आप लिखोगे Vg माइनस VL, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ड्यूरिंग फेज चेंज के दौरान आपके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। एंड Vg आपका वेपर का वॉल्यूम होगा एंड VL आपका लिक्विड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हो, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है Vg से, तो इसलिए आप डायरेक्ट Vg लिख सकते हो, ठीक है। VL को आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में, फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहो तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा जो नीचे बन रहा है, एंड सिंबल्स मैंने यूज़ किए हुए लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रेशर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है एंड गैस कॉन्स्टेंट है R, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है गैस कॉन्स्टेंट की, एक बार आप गूगल सर्च कर लेना, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे ही चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एंड आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।